माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, बट आज की इस वीडियो में मैं एक रॉकेट बनाकर चांद पर जाऊंगा एंड चांद को एक्सप्लोर करूंगा। और ये सब मैं 100 डेज के अंदर करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने लिए एक स्पेस सूट बनाऊंगा, एक रॉकेट जो कि चंद्रयान 3 जैसा होगा और एक प्यारा सा बेस बनाऊंगा। ऑल राइट, इस जर्नी की शुरुआत होती है डे 1 स्प्रूस बायोम से, जहाँ पर मैं स्पॉन होते ही खुद को स्टोन टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ एंड थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट करके एक अच्छी सी जगह ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ जहाँ पर मैं रॉकेट बनाऊंगा। जब तक मैं एक ओपन एरिया ढूंढ रहा हूँ अपने रॉकेट के लिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इतना बड़ा रॉकेट बनाने वाला कैसे हूँ। रॉकेट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ने वाली है एंड उन सारे सामान को कलेक्ट करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले एंडर ड्रैगन को मारना है। यस, हम लोग को सबसे पहले एंडर ड्रैगन को ही मारना है और ऐसा क्यों वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस जंगल में मुझे एक रूइंड नेदर पोर्टल मिलता है, जिसके चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल, गोल्डन चेस्ट प्लेट, गोल्डन बूट्स मिलता है एंड ऑल्सो एक गोल्डन पिकेक्स मिलती है। और पता नहीं मैंने क्या सोचकर गोल्डन पिकेक्स से गोल्ड ब्लॉक को माइन किया। मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि हम लोग गोल्ड ब्लॉक गोल्ड पिकेक्स से माइन कर सकते हैं, बट मुझे अभी पता चल रहा है कि हम लोग गोल्ड पिकेक्स से सिर्फ गोल्ड माइन कर सकते हैं। बस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते समय मैं बहुत सारे शुगर केन कलेक्ट करता हूँ और तभी मेरी नजर पड़ती है लावा पूल पर। उस लावा पूल के बाजू में एक अलग तरीके का ओर था, जिसको मैं फिर से गोल्ड पिकेक्स से माइन करता हूँ और मुझे फिर से कुछ नहीं मिलता। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस वर्ल्ड में हमें ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके के ओर मिलने वाले हैं एंड ब्लॉक्स मिलने वाले हैं, जिनका यूज करके मैं आगे चल के रॉकेट बनाने वाला हूँ। ओशन में मुझे एक शिप मिलती है, जिस शिप के पहले चेस्ट में मुझे कुछ पेपर्स एंड बरीड ट्रेजर मैप मिलता है एंड सेकंड चेस्ट में मुझे कुछ पोटैटोज मिलते हैं। उस ट्रेजर मैप को जब मैं फॉलो करते हुए जाता हूँ, तब मुझे और एक रूइंड नेदर पोर्टल मिलता है, जिसके चेस्ट को लूटने के लिए मैं इतना खुश हो गया था कि मैं लावा में कूद जाता हूँ। वो तो अच्छा था कि बाजू में पानी था और मैं बच जाता हूँ। और इस नेदर पोर्टल के चेस्ट में मुझे 4 ऑब्सीडियन और चड्डी भी मिल जाती है, आई मीन लेगिंग्स मिल जाती है और एक बेड बनाकर मैं डे 1 को यहाँ पर खत्म करता हूँ। डे 2 को मैं लग जाता हूँ उस चेस्ट को ढूंढने के लिए, जिस चेस्ट के अंदर काफी सारी लूट होती है। और यहाँ पर मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ, आप लोग बस मुझे अच्छे से देखिए। मैं F3 का यूज करके अपने कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके इस 2 ब्लॉक को अगर माइन करता हूँ तो यहाँ पे चेस्ट है और इस चेस्ट के अंदर काफी सारी लूट है। और आप लोग बोलोगे कि मुझे कैसे पता चल गया कि इस 2 ब्लॉक के नीचे ही चेस्ट था। तो देखो गाइस, माइनक्राफ्ट में जो ये बरीड ट्रेजर मैप होते हैं ना, इनके चेस्ट को फाइंड करने का एक ट्रिक होता है एंड वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको F3 ओपन करना है और उस वाले चंक में आना है जिस वाले चंक में आपको लगता है कि चेस्ट है एंड ये वाला जो आप नंबर देख पा रहे हो ना, ये हमेशा 909 होना चाहिए। अगर ये 909 है तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पे चेस्ट होगा ही होगा। और इस ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चेस्ट से मिले हुए आयरन से मैं अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील, आयरन पिकेक्स और एक शील्ड बनाता हूँ और अब मैं नेदर में जाने के लिए रेडी हूँ। बस मुझे एक बकेट चाहिए जिसका यूज करके मैं नेदर पोर्टल बनाऊंगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक केव मिलती है, जिस केव में मुझे कुछ कोल एंड बहुत सारे आयरन मिलते हैं और उन आयरन को स्मेल्ट करने के बाद मैं एक बकेट बनाता हूँ। ये जो लावा आप लोग देख पा रहे हो, इसी लावा का यूज करके मैं एक नेदर पोर्टल बनाऊंगा और फिर मैं नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। नेदर पोर्टल को बनाने के बाद मैं जैसे ही इसको लाइट अप करने जाता हूँ, तब ये लाइट अप नहीं हो रहा था और तभी मैं नोटिस करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने इस नेदर पोर्टल की हाइट 1 ब्लॉक कम बनाई है और मुझे मेरी इस नाकामी को देखकर नींद आ जाती है, तो मैं सो जाता हूँ। सोते हुए मुझे ये सपने आ रहे थे कि अभी सब लोग कमेंट सेक्शन में जाके नूब आदर्श लिखेंगे, तो इसीलिए मैं उस लावा पूल के पास चला आता हूँ जो कि मुझे स्टार्टिंग में मिला था और यहाँ पे मैं फिर से एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ लावा का यूज करके। और मेरी स्पीड देख रहे हो गाइस, मैं कितनी स्पीड में नेदर पोर्टल बना रहा हूँ और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करता है। मैं इसको लाइट अप करके दिखा देता हूँ। परफेक्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी नूब नहीं लिखने वाला, ओके? क्योंकि नॉर्मल बंदे डायमंड पिकेक्स का यूज करते हैं नेदर पोर्टल को बनाने के लिए, बट मैंने लावा का यूज करके बनाया है। इस नेदर पोर्टल का यूज करके मैं चला जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में, जहाँ पर मुझे कुछ खास स्पॉन नहीं मिलती एंड एक बार तो मैं लावा में मरते मरते बचता हूँ। नेदर वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करने पे मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिख जाता है, जहाँ पर जाने से पहले मैं अपने लिए एक आयरन की एक्स बनाता हूँ और जब मैं खाना कुक करने के लिए फर्नेस में रख रहा था, तब एक
एक ब्लेज पीछे से स्पॉन होकर मुझे मारना स्टार्ट कर देती है। वो तो अच्छा था कि मैं सही टाइम पे जमीन के अंदर चला जाता हूँ और अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके उस फर्नेस में से खाना निकालना है। फिर मैं काफी देर तक इधर उधर घूमता हूँ और जैसे ही मैं फर्नेस में से खाना लेता हूँ वैसे ही एक विदर स्केलेटन मेरे पीछे लग जाता है। मेरे पास अभी सिर्फ 2.5 हार्ट्स है, मतलब विदर स्केलेटन का एक फटका और मेरा गेम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बट मैं पहले तो खुद को कवर में लेता हूँ जिससे मैं ब्लेज से बच पाऊँ। देन मैं लगातार इस विदर स्केलेटन को हिट करता हूँ जिससे ये मर जाता है और मैं बच जाता हूँ और फिर मैं इस नेदर फोर्ट्रेस में चला जाता हूँ। यहाँ पे गाइस आप इन दोनों विदर स्केलेटन को ध्यान में रखना, मैं इन दोनों को स्टोन की स्वॉर्ड से मार देता हूँ। फिर जो पीछे 2 ब्लेज स्पॉन हुई थी उनको मारने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक विदर स्केलेटन का हेड पड़ा हुआ है। विदर स्केलेटन का हेड बहुत ही रेयर होता है और मैंने तो स्टोन की स्वॉर्ड से मारा था उन स्केलेटन्स को। फिर मैं काफी सारे ब्लेजेस को मारकर 6 ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ एंड वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है कुछ डॉग से, जिनमें से मैं एक डॉग को टेम करता हूँ, दूसरे डॉग को टेम करता हूँ एंड तीसरा डॉग मुझसे टेम नहीं होता। वैसे इस डॉग ने सबसे ज्यादा बोन खाए थे और इसी के साथ मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ कि मैं इनमें से एक डॉग को अपने साथ मून पर लेके जाने वाला हूँ, मतलब पूरी स्पीस की शेयर कराऊंगा। फिर मैं अपने दोनों डॉग्स को लेकर निकल जाता हूँ एक अच्छी सी प्लेस ढूंढने के लिए जहाँ पे मैं मेरा रॉकेट बिल्ड करूंगा। बट बीच में एक बहुत बड़ा ओशन आ जाता है एंड मुझे इनमें से एक डॉग को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था यहाँ पर, बट मुझे एक डॉग को छोड़ना ही पड़ेगा। एंड ब्रो बाय, मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा बाद में। एंड यहाँ से मैं अपने एक डॉग को लेके निकल जाता हूँ एंड थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक विलेज मिल जाता है जो कि काफी अच्छे लोकेशन पे था एंड इस विलेज के सामने एक खुला एरिया था जहाँ पर मैं मेरा रॉकेट बनाने वाला हूँ। इस विलेज के बाजू में मुझे एक केव मिलती है जिस केव के अंदर मुझे फिर से वो वाले ओर मिलते हैं जो मुझे स्टार्टिंग में मिले थे। बट अभी मेरे पास आयरन की पिकेक्स थी तो मैं इन्हें माइन करता हूँ एंड इनका नाम था रॉ जिंक, जिन्हें मैं अपने बेस पर लेके जाता हूँ एंड स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में रख देता हूँ। एंड स्मेल्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं जिंक इंगट में। जिंक इंगट का आगे चल के यूज होने वाला है रॉकेट बनाने के लिए, तो इसको मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। फिर मैं एक वीविंग स्टैंड बनाता हूँ क्योंकि हमें एंटरपल की जरूरत है। उसके बाद मैं इस विलेजर से ट्रेड करता हूँ ये सोचकर कि ये मुझे एंटरपल दे देगा, बट ये मुझे एंटरपल नहीं देता। फिर मैं एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रिंग ड्यूपर का यूज करके हम लोग बहुत सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर पाएंगे एंड देन उन एमराल्ड का यूज करके मैं खुद को अपग्रेड एंड एंटरपल भी ट्रेड कर पाऊंगा। बट मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ इसको बनाने के लिए, लेकिन ये स्ट्रिंग ड्यूपर काम ही नहीं करता। फिर मैं वापस से केव में चला जाता हूँ डायमंड माइन करने के लिए एंड इसी बीच मुझे मिल जाता है एक स्पाइडर स्पॉनर जिसको मैं तोड़ देता हूँ एंड उसके चेस्ट से मुझे ज्यादा कुछ खास तो नहीं मिलता, बस एक हॉर्स आर्मर मिल जाता है डायमंड वाला। और इसी बीच मेरा और एक बार यहाँ पे एनकाउंटर होते होते बच जाता है। मैं इन दोनों क्रीपर को मारने के बाद जैसे ही इस स्केलेटन को मारना स्टार्ट कर देता हूँ मैं 2 वर्ड्स पे आ जाता हूँ और पीछे से और एक स्केलेटन मेरे पर हमला कर देते हैं और मैं इन दोनों स्केलेटन के सामने से भाग कर निकल जाता हूँ। मतलब ये लोग का एक भी एरो मुझे लगता नहीं है और मैं बच जाता हूँ। नूबडे स्केलेटन। हेल्थ फुल करने के बाद मैं इन दोनों स्केलेटन के पास जाता हूँ और दोनों का बाजा बजाता हूँ। यहाँ पर मुझे और बहुत सारे रॉ जिंक मिल जाते हैं तो मैं उन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं किसी भी रिसोर्स को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर से मैं चला जाता हूँ डायमंड माइन करने के लिए जहाँ पे मुझे मेरा पहला डायमंड मिलता है डे 12 को। मुझे यहाँ पे और एक नया तरीके का ब्लॉक दिखता है जिसको मैं बहुत सारा माइन करके रख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है ये आगे चल के हमें काम पड़े। और फिर मैं डायमंड माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। डायमंड के साथ साथ मैं रेडस्टोन लैपिस भी माइन करने वाला हूँ। और बेस पर आने के बाद मैं अपने लिए एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक डायमंड की लेगिंग्स बनाता हूँ और डायमंड की एग्स भी बनाता हूँ। और ये वाला मेरा लुक कैसे लग रहा है आप लोग बताना। विलेज में पड़े हुए हेबल्स को माइन करके मैं अपने लिए बहुत सारे ब्रेड बना लेता हूँ। और जब मैं डायमंड माइन करने जा रहा था तब मुझे और एक लावा पूल दिखा था, तो उस लावा पूल का यूज करके मैं और एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ। और इस बार का जो मेरा नेदर वर्ल्ड का स्पॉन था वो काफी बढ़िया था। मतलब मैं एक व्रेप फॉरेस्ट के बाजू में स्पॉन हुआ था और व्रेप फॉरेस्ट में ही बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होते हैं, तो मैं बहुत सारे एंडरपल कलेक्ट कर लेता हूँ। एंटरपल कलेक्ट करते करते मुझे एक बैशन दिखता है और बैशन दिखा है तो इसको तो लूटना ही है। फिर मैं चला जाता हूँ बैशन लूटने के लिए जहाँ पर पहली मेरी मुलाकात होती है इन पिगलिन से, जिन्हें मैं बड़े आराम से मार लेता हूँ। नेदर एक ब्लॉक को माइन करता, वो मेरे पास आते हैं, उन्हें मैं मार देता, फिर से माइन करता, मेरे पास आते और मैं उन्हें मार देता। उसके बाद मेरी भिड़न होती है पिगलिन ब्रूट से, जिनको मारना सबसे ज्यादा आसान था। उनको बस अपने पास लाओ और लावा गिरा दो, वो खुद ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। और फिर मेरी भिड़न होती है एक लंबू कालिया से।
जिसे मैं पहले मार कर लावा में गिरा देता हूँ, बट वो जल्दी जल्दी खुद को टेलीपोर्ट करके मेरे पास चला आता है एंड वो मेरी जान लेने ही वाला था कि मैं उसे आखिरी शॉट में मार देता हूँ और बच जाता हूँ। सबसे बड़ा स्कैम मैंने इन स्लाइम ब्लॉक से किया। मैंने खुद के चारों तरफ नेदररैक लगाए एंड चुपचाप से सारे गोल्ड ब्लॉक और चेस्ट को लूट लिया। चेस्ट के अंदर मुझे आयरन, गोल्ड, एशियन डिब्री, स्मिथिंग टेम्पलेट, डायमंड बूट्स मिलते हैं। दूसरे चेस्ट के अंदर मुझे एक स्मिथिंग टेम्पलेट और मिलता है और उसी के साथ मुझे एक नेदरराइट इंगट भी मिलता है। बैशन को लूटने के बाद मैं और एंडरमैन्स को मारता हूँ एंड एंडरपर्ल कलेक्ट करके वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। बेस पर आने के बाद मैं अपने लिए कुछ आई ऑफ एंडर बनाता हूँ, फायर रॉकेट बनाता हूँ एंड शिप लूटने के लिए, और फिर चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और ये वाला जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना, ये काफी दूर था मेरे बेस से। मुझे काफी टाइम चले जाता है इसको ढूंढने में, बट फाइनली मैं इसको ढूंढ लेता हूँ एंड जाते ही सबसे पहले सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ देता हूँ और स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक्टिवेट कर देता हूँ। बट एंड डायमेंशन में जाने से पहले यहाँ के लाइब्रेरी में रखे हुए चेस्ट को मैं लूटा हूँ और फिर चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। एंड डायमेंशन में एंडर ड्रैगन को मारना तो आसान है, बट ये जो एंडरमैन पीछे पड़ जाते हैं लोग पूरा दिमाग खराब कर लेते हैं। वो तो अच्छा है मेरे पास बोर्ड था एंड बोर्ड के यूज करके मैं इन दोनों को क्रैक करके मार देता हूँ। सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने के बाद मैं एंडर ड्रैगन को एक ही फटके में मार देता हूँ। हो गया, एंडर ड्रैगन मर गया। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट करता हूँ और फिर चला जाता हूँ एंड डायमेंशन में एनसीडी लूटने के लिए। मेरे ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं तो मैं बहुत सारे ब्लॉक्स फाइंड करता हूँ और एंडशिप लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। और साथ में मैं सल्कर्स को भी मारने वाला हूँ ताकि मैं सल्कर बॉक्स भी बना सकूँ। काफी सारी एंड सिटीज को लूटने के बाद मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में चला आता हूँ। एंड गाइस ये देखो, एंड सिटी लूटने का मजा ही अलग है। मैंने टोटल 5 एंड सिटी लूटी, जिसमें से मैंने 4 इलाइट्रा को रख दिया है, 1 इलाइट्रा पहना हुआ है। एंड उसके साथ देखो गाइस मुझे कितने सारे सवल, स्वॉर्ड, पिकैक्स, डायमंड के आर्मर्स, डायमंड, आयरन, गोल्ड कितने सारे मिल जाते हैं। और मैं सारा सामान अच्छे से सजा कर इस चेस्ट में रख देता हूँ। फिर मैं और एक सल्कर बॉक्स बनाता हूँ, उसको रेड कलर का डाई करता हूँ एंड ये वाले सल्कर बॉक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ इंगट्स रखने वाला हूँ, जैसे गोल्ड इंगट, आयरन इंगट, मतलब सारे इंगट। फिर मैं एक एनविल बनाता हूँ और अपनी 2 अच्छी डायमंड पिकेक्स को कंबाइन कर देता हूँ ताकि मुझे एक बेस्ट डायमंड पिकेक्स मिल जाए। और सेम मैं डायमंड शवल के साथ भी करता हूँ और फिर 2 डायमंड हेलमेट भी कंबाइन करता हूँ। अब मुझे बस थोड़े बहुत और एन्चेंटमेंट्स करने हैं एंड उसके बाद मैं रेडी हूँ रॉकेट बनाने के लिए। इसीलिए मैं एक एन्चेंटिंग सेटअप बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपने डायमंड एक्स को एन्चेंट करता हूँ और पहली बार में मुझे अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट्स मिल जाती है, जैसे कि अनब्रेकिंग 3, एफिशिएंसी 4, फॉर्च्यून 3। बट हम लोग एन्चेंटिंग सेटअप से मेंडिंग नहीं ला सकते, तो मेंडिंग पाने के लिए मैं एक लेक्टन बनाता हूँ और इस विलेजर को मैं जॉब देना स्टार्ट करता हूँ। बट शायद इस विलेजर को सदमा लग गया था मुझे देखकर, या शायद इसको कोई भयानक सा सपना आया होगा, ये जॉब ले ही नहीं रहा था। फिर मैं दूसरे विलेजर को पकड़ता हूँ एंड उसको जॉब देना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने इस विलेजर का जॉब तब तक रिसेट किया जब तक इसने मुझे मेंडिंग की बुक नहीं दी, और थोड़ी देर बाद ये मुझसे मेंडिंग की बुक ट्रेड करने लगता है। मेरे पास एमरल्ड्स नहीं थे ट्रेड करने के लिए, तो मैं जाता हूँ बहुत सारे वुड माइन करता हूँ, स्टिक बनाकर उनसे एमरल्ड ट्रेड करता हूँ और फिर 2 मेंडिंग की बुक बाय करके रख लेता हूँ। और ये वाला सल्कर बॉक्स देखो गाइस, मतलब पूरा इंगेट से भरा हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर है रॉकेट बनाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को और अच्छे से देखो ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाओ कि रॉकेट कैसे बनता है। रॉकेट बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट होता है एंडीसाइट अलॉय से, और एंडीसाइट अलॉय हम लोग बनाते हैं एंडीसाइट का यूज करके। यहाँ पर बहुत सारे एंडीसाइट्स के ब्लॉक है, मैं इन सारे को माइन कर लेता हूँ ताकि मुझे वापस माइन करने की जरूरत ना पड़े। वैसे मुझे मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार एंडीसाइट ब्लॉक की जरूरत पड़ी है। फिर मैं कुछ क्रीपर के साथ गेम खेलता हूँ जिसमें जो हार गया वो गन पाउडर देगा, और मैं सारे गेम जीत जाता हूँ एंड उसके बाद मैं सो जाता हूँ। एंडीसाइट अलॉय बनाने के लिए मुझे सबसे पहले आयरन इंगट को आयरन नगेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन आयरन नगेट और एंडीसाइट ब्लॉक का यूज करके मैं बहुत सारे एंडीसाइट अलॉय बना लेता हूँ। और आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने एंडीसाइट अलॉय बनाया कितने सारे रेसिपीज अनलॉक हो गए, और इन्हीं सारे रेसिपीज का यूज करके मैं रॉकेट के पार्ट्स बनाऊंगा। तो हम लोग जो सबसे पहला चीज बनाने वाले हैं उसका नाम है व्रेक। व्रेक किस काम आता है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आप लोग राइट साइड में देख पा रहे हो
हो, ये हमें सिर्फ क्राफ्टिंग रेसिपी बताता है। इसको आप लोग क्राफ्टिंग टेबल की तरह समझ सकते हो। तो व्रेक बनाने के लिए मुझे कॉक व्हील बनाना पड़ेगा एंड कॉक व्हील बनाने के लिए मुझे शाफ्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं काफी सारे शाफ्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ जो कि काफी इजी है बनाना। फिर शाफ्ट और प्लैंक्स का यूज करके मैं कॉक व्हील बना लेता हूँ। तो व्रिक को बनाने के लिए हमें एक सामान की और जरूरत है और वो है गोल्डन शेड। एंड गोल्डन शेड कुछ इस तरीके से बनता है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे गोल्डन इंगेट फेंकेंगे प्रेसिंग मशीन के नीचे और वो हमें गोल्डन शीट में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो मशीन देख रहे हो आप लोग, ये प्रेसिंग मशीन है एंड इसका हम लोग आगे चल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बेसिकली किसी भी इंगेट को शीट में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग देख सकते हो ये क्या क्या कर सकता है। इस चीज का नाम है मैकेनिकल प्रेसिंग और इसे हम लोग क्राफ्ट करते हैं शाफ्ट, एंडीसाइड कैसिंग और ब्लॉक ऑफ आयरन से, जिनमें से मेरे पास दो चीजें, बस मेरे पास एंडीसाइड कास्टिंग नहीं है और इसको बनाना मुझे आता है। हमें एक लॉग रखना है, फिर एक्स से राइट क्लिक करना है और उसके ऊपर एंडीसाइड अलॉय से राइट क्लिक कर देना है और हमारा एंडीसाइड कास्टिंग बन गया। फिर मैं तीनों चीजों का यूज करके मैकेनिकल प्रेसिंग को क्राफ्ट कर लेता हूँ और जितनी भी मशीनें मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ उसको मैं वहां सामने बनाने वाला हूँ। तो मैं इस एरिया को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। हमारा जो मैकेनिकल प्रेसिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ से ये गोल गोल घूमेगा और इंगेट को शीट में कन्वर्ट करेगा। बट इसको घुमाने के लिए हमें एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ने वाली है और उसे हम बनाते हैं लार्ज वाटर व्हील का यूज करके, जिसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक वाटर व्हील बनाना पड़ेगा एंड देन इसको लार्ज वाटर व्हील में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्राफ्ट करने के बाद जो लार्ज वाटर व्हील है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। कितना बड़ा है ना। तो ये जो लार्ज वाटर व्हील है ना, इसको यूज करने के लिए मुझे इसके ऊपर एक वाटर सोर्स डालना पड़ेगा ताकि ये हमेशा गोल गोल घूमता रहे और एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे कुछ इस तरीके से। और एनर्जी को थोड़ा दूर तक मैं यूज कर पाऊं उसके लिए हम लोग शाफ्ट, कॉक व्हील और लार्ज कॉक व्हील का यूज करके थोड़ा दूर ला सकते हैं। और जो लार्ज कॉक व्हील होता है ना, उसके बाजू में हम लोग कॉक व्हील लगा सकते हैं जो कि छोटा वाला होता है एंड वो बेसिकली क्या करता है, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देता है। अभी तो आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही होगी बट आगे चल के मैं देखना इसकी स्पीड फुल मैक्स कर दूंगा। ये सब करने के बाद मैं अपना मैकेनिकल प्रेसिंग को इससे कनेक्ट कर देता हूँ और अब ये देखो गाइस गोल गोल घूम रहा है। फिर मैं 3 गोल्डन इंगेट लेता हूँ एंड उसे इस मैकेनिकल प्रेस के नीचे फेंक देता हूँ और वो देखो गाइस, अब हमारा जो मैकेनिकल प्रेसिंग है ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। वो एक एक करके सारे इंगेट को शीट में कन्वर्ट करेगा जो भी उसके नीचे रहेगा। जैसे कि अभी गोल्डन इंगेट उसके नीचे है तो वो उसे एक एक करके गोल्डन शीट में कन्वर्ट करेगा और ये प्रोसेस देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और हमारे तीनों गोल्डन इंगेट गोल्डन शीट में कन्वर्ट हो चुके हैं। फाइनली अब हम लोग व्रेंच बना सकते हैं और ये जो व्रेंच है ना, इसका यूज करके हम लोग मशीनों की डायरेक्शन इधर उधर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैकेनिकल प्रेस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो हमेशा नीचे ही दिखता है, इसलिए अभी ये इस पे काम नहीं कर रहा है। बट इस व्रेंच का आगे चल के हम यूज करेंगे और मैं सारे मशीनों को अच्छे से रन कर सकूं और उनका यूज कर सकूं। उसके लिए मुझे और एक चीज बनाना पड़ेगा जिसका नाम है इंजीनियर गूगल्स, जिसको बनाने के लिए मेरे पास सारा, जिस चीज को क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास सारा सामान है, बस मुझे एक गोल्डन शीट चाहिए जो कि मैं इस मैकेनिकल प्रेसिंग की मदद से पा जाऊंगा। और मैं इस पूरी एरिया को लाइट अप कर देता हूँ चारों तरफ से टॉर्च लगाकर, ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो और मेरा दिमाग ना खराब करे, क्योंकि मैं इसी एरिया में सारी मशीनें बनाने वाला हूँ। फिर मैं एक इंजीनियर गूगल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसको पहन लेता हूँ और अब फीलिंग आ रही है ना साइंटिस्ट वाली। और इसको पहनने के बाद हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये जो मशीन है कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और कितना यूज कर रही है। जैसे कि ये मैकेनिकल प्रेसिंग 128 SU मतलब कि 128 एनर्जी को यूज कर रही है और जो हमारा लार्ज वाटर व्हील है ये 512 एनर्जीज को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो बीच में लगे हुए कॉक व्हील्स है, इनका एनर्जी हम लोग चेक नहीं कर सकते बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। हमारा जो लार्ज वाटर व्हील है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, तो मैं और वाटर व्हील्स लगा देता हूँ ताकि मैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर पाऊँ। उसके बाद ये जो मैंने एनर्जी सोर्स बनाया है इसकी स्पीड को मैं इंक्रीज करता हूँ कॉक व्हील और लार्ज कॉक व्हील लगाकर, और फिर मैं मैकेनिकल प्रेसिंग को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और अब देखो गाइस, हमारा जो मैकेनिकल प्रेसिंग है ये 512 एनर्जीज को यूज कर पा रहा है, मतलब ये काफी फास्ट तरीके से काम करेगा। फिर मैं इसके नीचे कुछ आयरन इंगट फेंकता हूँ एंड ये देखो इसकी स्पीड पहले के मुकाबले कितनी बढ़ गई है ना। और अब हमारा जब मशीन बहुत तेजी तरीके से काम कर रहा है तो रॉकेट बनाने वाला जो प्रोसेस है वो भी काफी तेज होने वाला है। और रॉकेट का सबसे पहला पार्ट जिसे हम क्राफ्ट करने वाले हैं वो है जेट इंजन। जेट इंजन को क्राफ्ट करना काफी इजी है। आयरन शीट जो कि हमें मैकेनिकल प्रेसिंग से मिल जाएगा। प्रोपेलर को बनाना उतना हार्ड नहीं है, बस एंटीसाइड अलॉय और आयरन शीट की जरूरत है। एंड फ्लूइड टैंक को बनाने के लिए हमें बैरल और कॉपर शीट की जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैं कुछ बैरल्स क्राफ्ट कर
कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। स्मेल्ट होने के बाद मैं उन्हें मैकेनिकल प्रेसिंग के नीचे डाल देता हूँ ताकि वो कॉपर शीट में कन्वर्ट हो जाए। एंड कॉपर शीट में कन्वर्ट होने के बाद मैं एक फ्लूइड टैंक और एक प्रोपेलर बनाता हूँ एंड उन दोनों का यूज करके मैं एक जेट इंजन बना लेता हूँ। और ये जो जेट इंजन आप लोग देख पा रहे हो ना, इसका ही यूज करके हमारा रॉकेट आसमान के ऊपर जाने वाला है। तो मुझे और भी जेट इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। लगभग 17 to 20 जेट इंजन मुझे क्राफ्ट करने पड़ेंगे। और जेट इंजन को बनाने के लिए मैं आयरन इंगट को मैकेनिकल प्रेसिंग में डाल देता हूँ। फिर मैं 17 फ्लूइड टैंक क्राफ्ट करता हूँ और 20 प्रोपेलर क्राफ्ट करता हूँ। बट इन सबको क्राफ्ट करते करते मेरा सारा आयरन और कॉपर खत्म हो जाता है। तो मैं चले जाता हूँ और आयरन माइन करने के लिए। मेरी पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 लगा हुआ था, तो मैं एक आयरन माइन करता तो मुझे 2 से 3 आयरन मिलते थे। और इसी के चलते मैं बहुत सारे आयरन एंड अदर रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर पाया। सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैं इन सारे ओर्स को स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस के अंदर रख देता हूँ। फिर मैं कुछ और जेट इंजन क्राफ्ट करता हूँ एंड इसी बीच में अपने इलाइट्रा के ऊपर मेंडिंग भी लगा देता हूँ ताकि वो साथ में रिपेयर भी होते रहे। तो गाइस, ये है वो स्पेस सूट जिसको पहनकर हम लोग स्पेस में जाने वाले हैं। बट इसको क्राफ्ट करने के लिए भी मुझे काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग आगे चल के क्राफ्ट करेंगे। सारे जेट इंजन क्राफ्ट करने के बाद मैं उनको चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। और अब टाइम आ गया रॉकेट का सेकंड पार्ट क्राफ्ट करने का, जो कि है रॉकेट कंट्रोल, जिसको क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास शाफ्ट और आयरन शीट है, बट हमारे पास सर्किट नहीं है। सर्किट क्राफ्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको काफी अच्छे से देखना, क्योंकि आगे चल के हम लोग को और बहुत सारे सर्किट क्राफ्ट करने हैं। इसको क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास थोड़े बहुत सामान है, बट ये जो लास्ट वाला चीज देख पा रहे हो ना, जिसका नाम है एंग्रेवर, इसको हम लोग को अलग से क्राफ्ट करना पड़ेगा। और इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी ये है, जिनमें से जो पहली चीज हमें क्राफ्ट करनी है वो है पॉलिश रोज क्वार्ट्ज, जिसको क्राफ्ट करने के लिए मुझे रोज क्वार्ट्ज को सैंड पेपर से घिसना पड़ेगा। यस, मुझे घिसना पड़ेगा। और ये वो वाला रोज नहीं जो आप लोग सोच रहे हो। रोज क्वार्ट्ज को क्राफ्ट करने की जो रेसिपी वो काफी सिंपल है। मुझे कुछ क्वार्ट्ज चाहिए रहेंगे और थोड़े बहुत रेड स्टोन। फिर मैं कुछ रोज क्वार्ट्ज को क्राफ्ट करता हूँ और सैंड पेपर क्राफ्ट करता हूँ और इन दिनों को घिसना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब हम लोग दो चीज को घिस रहे हैं माइनक्राफ्ट में। और अब मेरे पास पॉलिश्ड रोज क्वार्ट्ज आ चुके क्राफ्ट करने के लिए। मेरे पास शाफ्ट भी है, मेरे पास आयरन शीट भी है। एंड मुझे सिर्फ एक लास्ट चीज क्राफ्ट करनी है, वो है एमेथिस्ट क्रिस्टल, जिसको क्राफ्ट करना आसान है। बस मुझे पॉलिश्ड एमेथिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब हम लोग को फिर से घिसना पड़ेगा। घिसो घिसो। और यहाँ पर मैं बिना क्राफ्टिंग रेसिपी देखे हुए एमेथिस्ट क्रिस्टल को क्राफ्ट कर लेता हूँ। मेरे पास सारा सामान आ चुका है एंग्रेवर को क्राफ्ट करने के लिए, बट मैं क्राफ्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग देखो, क्राफ्टिंग टेबल में सिर्फ 9 स्लॉट्स होते हैं, बट एंग्रेवर को क्राफ्ट करने के लिए मुझे 10 स्लॉट की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे और एक नई चीज आती है, जो कि है मैकेनिकल क्राफ्टिंग। सो बेसिकली मैकेनिकल क्राफ्टिंग से हम लोग ये सारी चीजें क्राफ्ट कर सकते हैं जिनमें 9 से ज्यादा स्लॉट की जरूरत पड़ती है। और उसको बनाने का क्राफ्टिंग रेसिपी कुछ ये है, जिसको बनाने के लिए मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्यूब की जरूरत पड़ने वाली है। एंड इसको क्राफ्ट करना आसान है। बस मुझे कुछ रोज क्वार्ट्ज को बनाने हैं, उनको घिसना है और हमारा इलेक्ट्रॉन ट्यूब बनकर रेडी है। बट हम लोग अभी मैकेनिकल क्राफ्टिंग को क्राफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे क्राफ्ट करने के लिए मुझे ब्रेस कैसिंग की जरूरत पड़ने वाली है। और ब्रेस कैसिंग हम लोग बनाते हैं ब्रेस इंगट से। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। जो ब्रेस इंगट का बनाने का जो प्रोसेस है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मुझे एक बेसन बनाना पड़ेगा, एक मैकेनिकल मिक्सर बनाना पड़ेगा। आप लोग बस इतना समझ लो कि हम लोग माइनक्राफ्ट गेम के अंदर ना मिक्सर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ चीजें डालेंगे, वो हम लोग को मिक्स करके ब्रेस इंगट को देगा। तो ये रखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और अब बस यहाँ पर मुझे एक चीज की और जरूरत पड़ने वाली है, जो कि फ्यूल होने वाला है। और यहीं पे आता है वो इंटरेस्टिंग पार्ट। और फ्यूल बनाने के लिए मैं एक एम्प्टी ब्लेज बर्नर बनाता हूँ। फिर मैं नेदर में जाकर एक ब्लेज को इसके अंदर कैप्चर कर लेता हूँ। सीरियसली, मैंने एक ब्लेज को अपने हाथों में कैप्चर कर लिया है। मतलब ये देखो, मेरे इन्वेंटरी के अंदर एक ब्लेज है। इस ब्लेज को, जिसको मैंने पकड़ा था, उसको मैं बेसन के नीचे रख देता हूँ। एंड अब बस मुझे इस मैकेनिकल मिक्सर को एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करना है, ताकि ये काम कर सके। ये काम करने के लिए मैं एक गियर बॉक्स बनाता हूँ और थोड़ा बहुत तिगड़म लगा के एंड जुगाड़ लगा के मैं इस मैकेनिकल मिक्सर को एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर लेता हूँ। ब्रेस इंगट को बनाने के लिए मैं कुछ जिंक इंगट और कॉपर इंगट को लेता हूँ एंड फिर एक एक करके इन दोनों को बेसन के अंदर डाल देता हूँ। फिर मैं कोल का यूज करके ब्लेस के अंदर आग जला देता हूँ, ताकि ये काम करना स्टार्ट कर दे। और ये देखो गाइस, हमारा मिक्सर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कितनी स्पीड में चीजों को मिक्स कर रहा है ना। देन मैं 5 मिनट तक वेट करता हूँ
हूँ और इसी बीच में ब्लेज के अंदर और आग लगा देता हूँ कोल का यूज करके, ताकि ये और तेजी से काम करे। और जब हमारा मिक्सिंग वाला काम खत्म हो जाता है तो उस बेसन में से मैं सारी चीजों को बाहर निकालता हूँ। और ये देखो गाइस, हमारे पास एक स्टैक ब्रेस इंगट आ चुके हैं। फिर ब्रेस इंगट का यूज करके मैं ब्रेस कैसिंग्स को बना लेता हूँ और फाइनली अब मैं मैकेनिकल क्राफ्टिंग को क्राफ्ट कर सकता हूँ। मैं टोटल में 30 मैकेनिकल क्राफ्टिंग को क्राफ्ट करता हूँ और मैं इसको लगा के दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे दिखने वाला है। तो मैं फटाफट से इसको प्लेस करता हूँ एंड ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। एंग्रेवर को क्राफ्ट करने के लिए जो क्राफ्टिंग रेसिपी थी उसका यूज करके मैं सारे सामान को अच्छे से सेट कर देता हूँ इस मैकेनिकल क्राफ्टिंग में। बट अब ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि अभी ये 0 SU पे रन कर रहा है, मतलब कि इसमें कोई भी एनर्जी सोर्स कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे इसको एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये काम करे। मैं और एक नया एनर्जी सोर्स बना देता हूँ इस मैकेनिकल क्राफ्टिंग के लिए और फिर मैं इसको एनर्जी से कनेक्ट कर देता हूँ। और ये देखो गाइस, हमारा मैकेनिकल क्राफ्टिंग काम करना स्टार्ट कर दिया है। सारे सामान धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं एंड लास्ट में जा रहे हैं और ये सारा मिक्स हो रहा है और यहाँ पर हमारा एंग्रेवर बनकर रेडी है। मतलब ये पूरा प्रोसेस देखने में कितना सेटिस्फेक्शन मिला ना। वैसे इसका नाम एंग्रेवर नहीं है, सर्किट एंग्रेवर है। हमारा एंग्रेवर बनकर रेडी है, बट सर्किट बनाने के लिए मुझे एक चीज को और क्राफ्ट करना पड़ेगा, वो है डिप्लॉयर। डिप्लॉयर की क्राफ्टिंग रेसिपी काफी सिंपल है, तो इसे मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये जो डिप्लॉयर है ना, ये काफी अजीब है देखने में। इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। व्रेंच का इस्तेमाल करके मैंने डिप्लॉयर का जो डायरेक्शन था, जो कि ऊपर साइड था, उसको मैंने नीचे कर दिया और ये काम करे अच्छे से। उसके लिए मुझे एक डिपोट बनाना पड़ेगा जिसको मैंने क्राफ्ट कर लिया है एंड उसे मैं यहाँ रखने वाला हूँ। और जो मेरा सर्किट एनग्रेवर था उसको मैं अपने सेकंड एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ एंड ये भी अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। और जो सर्किट बनाने का प्रोसेस है ना, वो काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको थोड़ा देखने में अजीब लग सकता है, बट जब इसको मैं बनाऊंगा ये काफी सिंपल है। सबसे पहले मुझे आयरन शीट को डिपोट पे रखना है, देन जो पॉलिश्ड एमेथिस्ट है उसको मुझे डिप्लॉयर को देना है और फिर ये पॉलिश्ड एमेथिस्ट को आयरन शीट के साथ कंबाइन कर देगा। फिर मुझे कॉपर इंगट देना है, देन गोल्ड इंगट। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। और इसको मैं अगर उठाऊं और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस इज एंग्रेवर, तो मुझे इसको एंग्रेवर के नीचे रखना है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करता हूँ और इसी बीच एंग्रेवर अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके पता नहीं क्या तो कर रहा था इसके ऊपर। और इसका नाम देखो गाइस, अब हो गया अनफिनिश्ड सर्किट। तो ये वाला जो प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस को मुझे 4 बार और रिपीट करना है। मतलब एमेथिस्ट लगाना है, कॉपर लगाना है, गोल्ड, देन एंग्रेवर में। इन टोटल हमें 5 बार करना पड़ता है एक सर्किट को बनाने के लिए। तो मैं फटाफट से इस चीज को कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ। इस प्रोसेस को और 4 बार फॉलो करने के बाद फाइनली हमारा ये जो एनग्रेवर है ये इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। और ये देखो गाइस, हमारे सर्किट का कलर चेंज हो गया है, जो कि ब्लू कलर का हो गया है। और डन, हमारा सर्किट बनके रेडी है। देन इस सर्किट का यूज करके मैं रॉकेट कंट्रोल को क्राफ्ट कर लेता हूँ और उसको भी चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो है रॉकेट स्टेशन, जिसको बनाने की रेसिपी कुछ ये है, जिनमें से मेरे पास आयरन शीट और शाफ्ट ये सब तो है ही है, और इसमें 2 सर्किट भी लगने वाले हैं और सर्किट बनाना मुझे आता है। तो मैं फटाफट से 2 सर्किट बनाने चला जाता हूं। एंड डन, हमारा दोनों सर्किट बनके रेडी है। और फिर मैं उन दोनों सर्किट को एक चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ छोटी मोटी चीजें क्राफ्ट करता हूँ, जैसे कि आयरन शीट, शाफ्ट, और अभी बस मुझे 2 चीजें और चाहिए जिससे मैं रॉकेट स्टेशन को क्राफ्ट कर सकूं। जिनमें से पहली चीज है प्रिसीजन मैकेनिज्म और दूसरी चीज है टारगेटिंग कंप्यूटर। टारगेटिंग कंप्यूटर को भी बनाने के लिए मुझे प्रिसीजन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं प्रिसीजन मैकेनिज्म क्राफ्ट करने चले जाता हूँ। इसको क्राफ्ट करने की रेसिपी काफी सिंपल है। मुझे एक गोल्डन शीट के ऊपर कॉकव्हील, लार्ज कॉकव्हील और आयरन इंगट को लगाना है और इस प्रोसेस को 5 बार रिपीट करना है। बस हमारा प्रिसीजन मैकेनिज्म बनकर रेडी है। तो मैं व्रेंच का यूज करके फिर से डिप्लॉयर की उंगली को नीचे करता हूँ और जितने भी प्रिसीजन मैकेनिज्म मुझे चाहिए उन सारे को क्राफ्ट कर लेता हूँ। आई मीन इस डिप्लॉयर का यूज करके बना लेता हूँ। तो अभी मेरे पास सारे प्रिसीजन मैकेनिज्म आ गए हैं, इनको मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। और अभी मुझे सिर्फ क्राफ्ट करना है टारगेटिंग कंप्यूटर। टारगेटिंग कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे पॉलिश्ड डायमंड की जरूरत थी, तो मैं सैंड पेपर और डायमंड को घिस कर डायमंड को पॉलिश डायमंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक स्मिथिंग टेम्पलेट बनाता हूँ एंड उसका यूज करके मैं अपने पूरे आर्मर के ऊपर ट्रिम लगा देता हूँ गोल्ड का यूज करके। और मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मुझे काफी अजीब लग रहा था डायमंड आर्मर को देख के, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत ट्रिम कर लिया जाए। एंड अभी देखने में ये काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग को लगा कि वो मेरे सामने अचानक से आ जाएगा, तो मैं डर के मारे रॉकेट नहीं बनाऊंगा। बट मैं रॉकेट बनाने से पहले उसको और उसके ये दोनों सफेद लामा को बना देता हूँ।
टारगेटिंग कंप्यूटर को बनाने के लिए मेरे पास सारा सामान आ चुका है और फिर मैं टारगेटिंग कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। इसको बनाने का प्रोसेस सेम सर्किट जैसा है, बस यहाँ पे आयरन शीट का जो हुलिया था वो एक ही बार में चेंज हो गया और यहाँ पर आखिरी पॉलिश्ड डायमंड लगाने के बाद हमारा टारगेटिंग कंप्यूटर बनकर रेडी था। फिर मैं अपने सारे मैकेनिकल क्राफ्टर को अच्छे से लगाता हूँ और उनमें क्राफ्टिंग रेसिपी के हिसाब से सारे सामान को सेट कर देता हूँ और अब बस मुझे इसको कनेक्ट करना है एनर्जी सोर्स से। इस शाफ्ट को लगाते ही हमारा मैकेनिकल क्राफ्टिंग काम करना स्टार्ट कर देगा और गाइस मानो चाहे मत मानो, इस प्रोसेस को देखने में ना इतना मजा आता है और जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना वो अलग ही है। और यहाँ पर हमारा रॉकेट स्टेशन भी बनकर रेडी है, इसे मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। उसके बाद मैं एक टेलीस्कोप को क्राफ्ट करता हूँ और इसका यूज हम लोग करेंगे मून का लोकेशन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट डे में एक सीट क्राफ्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर बैठ के मैं रॉकेट चलाऊंगा। फिर मैं बहुत सारे फ्लूइड टैंक क्राफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही वो सारा फ्यूल आएगा जो रॉकेट यूज करेगा हवा में उड़ने के लिए। फिर मैं एक आयरन स्पेस डोर क्राफ्ट करता हूँ और ये डोर काफी अमेजिंग था, मतलब इसका जो खुलने और बंद होने का तरीका था ना वो काफी मस्त था। फिर मैं एक एस्ट्रोनॉमी टेबल बनाता हूँ और गाइस एस्ट्रोनॉमी टेबल और टेलीस्कोप का यूज करके हम लोग मून का लोकेशन फाइंड करने वाले हैं। बेसिकली मुझे मून के अलग अलग 3 लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और फिर मैं उन तीनों को कंबाइन करके मून का लोकेशन बुक बना लूंगा जिसका यूज हम लोग रॉकेट स्टेशन के अंदर करेंगे। रात होने पर मैं टेलीस्कोप का यूज करके मून को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। मून तो मुझे नहीं मिलता लेकिन मुझे यूरेनस, मरकरी, मार्स मिलते हैं और थोड़ा और ढूंढने पर मुझे फाइनली मून भी मिल जाता है। और यहाँ पर मैं मून का लोकेशन तो नहीं लेता बट मरक्यूरी, जुपिटर और वीनस का लोकेशन ले लेता हूँ और फिर मैं इन तीनों को कंबाइन करके देखना चाहता था कि मुझे क्या मिलता है। बट यहाँ पे लिख के आता है कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ये अलग अलग प्लैनेट्स के हैं। फिर मैं मून का लोकेशन लेता हूँ और उसे चेस्ट में रख देता हूँ और इसी चीज को मैं अगले 2 दिन तक फिर से रिपीट करता हूँ। मतलब रात होते ही मैं मून का डेटा पॉइंट्स कैप्चर कर लेता हूँ और 3 दिन लगातार डेटा पॉइंट कैप्चर करने के बाद मैं तीनों को कंबाइन करके स्टार मैप ऑफ मून बना लेता हूँ। Meanwhile, वेट व्हाट, तुम तीनों बचकाने कहाँ पे जा रहे हो? मैं भी चलूंगा, मैं भी तुम लोग के साथ खेलूंगा, मुझे भी अपनी टीम में लोगे ना? हाँ यस, चलो 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 ये मैं ये क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं मून पे जाने वाला हूँ बट मेरे पास रहने के लिए एक घर भी नहीं है ढंग का। मैंने सारा सामान इधर उधर फेंक के रखा है तो इसीलिए मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक प्यारा सा और एक बढ़िया सा बेस। meanwhile, अरे नहीं मैं नीचे गिर गया। वेट, ये आयरन गोलम फूल दे रहा है उस विलेजर को। अब भाई विलेजर तुझे फूल ले लेना चाहिए वैसे जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि ये तुम्हारी बहुत हेल्प करते हैं वरना मैं तुझे मार डालता। अरे वो विलेजर चला गया, उसने फूल नहीं लिया और इसको देखो गाइस ये भी यहाँ पे ऑडियंस बना पड़ा है और उसने अपना फूल अपने जेब में वापिस रख लिया। यार फीलिंग सैड फॉर आयरन गोलम। गाइस हमारा बेस बनकर रेडी है और ये देखो ये दूर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है ना ये। और इसी के साथ मेरे लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको 100 में से कितना रेटिंग दोगे? अगर मुझसे पूछो तो मैं इसको 99.99 दूंगा। और अब टाइम आ चुका है अपने आयरन स्पेस सूट को बनाने का और उसको मैं इस आर्मर स्टैंड पे लगाने वाला हूँ। आयरन स्पेस सूट बनाने की जो रेसिपी है ना वो काफी सिंपल है, बस मुझे उसके लिए एक फुल आयरन आर्मर चाहिए रहेगा। तो मैं एक फुल आयरन आर्मर बनाता हूँ, रात हो जाती है तो मैं सो जाता हूँ, सुबह उठकर मैं एक एक करके आयरन स्पेस सूट आर्मर बना लेता हूँ। और इस स्पेस सूट को पहनने के बाद गाइस मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं मून पर जाने वाला हूँ। बट गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग इस स्पेस सूट आर्मर को पहनकर स्पेस में नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्पेस में सांस लेने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अभी इस आर्मर में 0 ऑक्सीजन है। आप लोग ये टाइमर यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि 0000 है। ये टाइमर दिखाता है कि मेरे स्पेस सूट में कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है और मैं कितनी मिनट तक सर्वाइव कर पाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इस आर्मर को आर्मर स्टैंड पे लगा देता हूँ और इसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन कैसे भरेंगे
करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाना पड़ेगा जो कि बेसिकली एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन को लेगा और एक जगह पर लाकर देगा। और इसको बनाने की जो रेसिपी है ना, ये काफी सिंपल है। इनमें से मुझे सब कुछ बनाने आता है। फिर मैं सारे सामान को कलेक्ट करता हूँ और मैकेनिकल क्राफ्टर में सारा सामान सेट कर देता हूँ रेसिपी के हिसाब से। और गाइस, इस चीज को देखने में ना मुझे हमेशा मजा आता है। मतलब धीरे धीरे करके जो सारी चीजें नीचे आती है, फिर मिलकर डायरेक्ट वो चीज बन जाता है। एंड बूम, हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनकर रेडी है। फिर मैं बनाता हूँ एक ऑक्सीजन फिलर, जिसका यूज करके हम लोग अपने आयरन स्पेस सूट में ऑक्सीजन को भरेंगे। और मैं एक पंप बनाता हूँ जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को और ऑक्सीजन फिलर को कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाजू में एक मैकेनिकल पंपर लगाना है एंड देन ऑक्सीजन फिलर को मुझे मैकेनिकल पंपर के सामने लगाना है। और ये देखो गाइस, इसके अंदर ऑक्सीजन आना स्टार्ट हो गई है। मैं अपने पूरे आयरन स्पेस आर्मर में एक एक करके चेक करता हूँ कि किसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन भर सकते हैं। और तभी मुझे पता चलता है कि हम लोग सिर्फ चेस्ट प्लेट के अंदर ही ऑक्सीजन को भर सकते हैं। तो मैं अपने चेस्ट प्लेट को इसके अंदर रख देता हूँ और उसके अंदर ऑक्सीजन भरना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस, अब मेरे आयरन स्पेस आर्मर में ऑक्सीजन आ चुका है। आप लोग ये टाइमर देख सकते हो जो कि पहले 0-0 था, अब ये 33 मिनट 19 सेकेंड हो गया है। मतलब मैं इतनी देर के लिए स्पेस में रह सकता हूँ। तो गाइस, ये जो फ्यूल टैंक देख पा रहे हो ना, इसके अंदर मुझे फ्यूल भरना पड़ेगा, तभी तो हमारा रॉकेट ऊपर आसमान में जा पाएगा, वरना नीचे ही रह जाएगा। फ्यूल बनाने के लिए मैं पहले एक मिक्सर बनाता हूँ और उसके अंदर 3 कोल डालता हूँ एंड देन ब्लेज में आग लगा देता हूँ। और ये देखो गाइस, हमारा फ्यूल बनकर रेडी है। देन मैं अपने वाटर बकेट में इस फ्यूल को उठाता हूँ और फ्यूल टैंक में भरने चला जाता हूँ। और तभी मुझे पता चलता है कि हम लोग डायरेक्ट फ्यूल को फ्यूल टैंक के अंदर नहीं भर सकते हैं। उसको भरने का तरीका होता है, बेसिकली मुझे पहले मैकेनिकल पंप लगाना पड़ेगा, देन उसको बेसिन से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसमें मुझे फ्यूल डालना पड़ेगा। और जैसे ही मैं मैकेनिकल पंप को एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करूंगा, वैसे ये भरने का काम स्टार्ट कर देगा। मतलब सबसे पहले हम लोग को रॉकेट बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग को फ्यूल भरना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, मैं आ गया एक डिफरेंट क्रिएटिव वर्ल्ड में और यहाँ पे मैं डिजाइन कर रहा हूँ एक रॉकेट। मैं चाहता हूँ जो मेरा रॉकेट है ना, वो चंद्रयान 3 जैसा लगे। मतलब जो मिडल वाला पार्ट है ना, उसको मैंने काफी अच्छे से बना लिया है, जहाँ पे मैंने इंडिया का फ्लैग भी लगाया है। बस मुझे आजू बाजू की वो 2 चीजें बनानी है जो कि रॉकेट से कनेक्टेड रहता है। रॉकेट की डिजाइन कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाता हूँ एंड देन मैं चले जाता हूँ माइनिंग पर, जहाँ पर मैं वो सारे ब्लॉक्स कलेक्ट करता हूँ जिनका यूज करके हम लोग अपने रॉकेट को बनाएंगे। और सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने रॉकेट को बनाने के लिए। ऑलराइट गाइस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेडी हो? 3, 2, 1। ये देखो गाइस, हमारा रॉकेट देखने में कितना मस्त लग रहा है ना। मैं इसको आपको बाहर से दिखाता हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है चंद्रयान 3 जैसा लगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये उसकी तरह लग रहा है कि नहीं। तो मैंने अभी तक रॉकेट को सिर्फ बाहर से बनाया है, फिर मैं इंटीरियर वाला काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पर मैं अपने रॉकेट कंट्रोल, रॉकेट स्टेशन को लगाता हूँ, जेट इंजन को लगाता हूँ, फ्लूइड टैंक्स को लगाता हूँ। फिर सीट पर बैठने के बाद मैं रॉकेट स्टेशन के अंदर मून का मैप लगाता हूँ एंड चेक करता हूँ स्टेटस को। तो गाइस, अभी हमारा ये जो रॉकेट है ना, इसका ये पूरा स्टेटस है, जिनमें से हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास फ्यूल नहीं है, जिसको अब मैं भरने वाला हूँ। देन मैं अपने रॉकेट के पीछे एक एनर्जी सोर्स बनाता हूँ और फ्यूल भरना स्टार्ट कर देता हूँ। फ्यूल भरने के बाद मैं ये सारी चीजों को माइन करके हटा देता हूँ, और ये सब करने के बाद जब मैं वापस से अपने रॉकेट का स्टेटस चेक करता हूँ, तो ये देखो गाइस, अब हम लोग रेडी हैं अपने रॉकेट को उड़ाने के लिए। देन मैं अपने आयरन स्पेस सूट को पहनता हूँ, डॉग को धीरे धीरे धक्का मार के इसके अंदर बैठाता हूँ और अपने रॉकेट को स्टार्ट कर देता हूँ लॉन्च के लिए। तो गाइस, क्या आप लोग रेडी हो इस लॉन्च को देखने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से जाके लाइक वाला बटन दबा दो। टाइमर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग कुछ ही सेकंड के अंदर टेक ऑफ लेने वाले हैं। और गाइस, जैसे मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही होता है। रॉकेट प्रॉपर टेक ऑफ ले लेता है और थोड़ी ही देर में हम लोग अर्थ के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ से अर्थ का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। एंड वो देखो मून, हम लोग अभी थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मैं मून के पास चला आता हूँ, और ये देखो गाइस, ऊपर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है मून का। और यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज हो जाती है, जो हमारा डॉग है वो पता नहीं क्यों बट वो मर जाता है, और ऐसा क्यों हुआ ये मुझे पता नहीं चलता। और हमारा अर्थ का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है।
थोड़ी देर बाद मुझे चांद की जमीन दिखने लगती है और मैं प्रॉपर लैंडिंग लेता हूँ और लैंड होते ही मुझे एक रिटर्न टिकट मिल जाता है अर्थ के लिए। सबसे पहले मैं रॉकेट से पूरे चांद को देखता हूँ कहीं कोई मॉन्स्टर वगैरह तो नहीं है एंड फिर जंप कर देता हूँ। हमारी जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी ज्यादा है मून के कंपैरिजन में, इसीलिए मैं आराम आराम से नीचे गिर रहा हूँ और मुझे ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर मैं ऐसे ही लंबी लंबी छलांगे मारने वाला हूँ। फिर मैं रॉकेट के सामने वाले एरिया में चला आता हूँ एंड वहाँ पर इंडिया का एक झंडा बना देता हूँ। गाइस हम लोग ने ऑफिशियली माइनक्राफ्ट में चांद पर पहुंच चुके हैं एंड वहाँ पर मैंने झंडा भी गाड़ दिया है। और यहाँ पर मैं एक बार इलाइट्रा पहनने की कोशिश करता हूँ, बट जैसे मैं इलाइट्रा पहनता हूँ मुझे डैमेज पड़ने लगता है, तो मैं फिर से स्पेस सूट पहन लेता हूँ। और मुझे डैमेज इसलिए पड़ रहा था क्योंकि जो मून है ना, यहाँ का जो सरफेस है ना, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। यहाँ पे जो भी पानी है ना वो सारे आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर मैं अपने रॉकेट के सामने थोड़ी बहुत छलांगे मारता हूँ और चला जाता हूँ मून के केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर मुझे एक अलग सा जानवर दिखता है जिसके पास जाने पर वो मुझे मार तो नहीं रहा था, बट पता नहीं क्यों मैं उसे मार के चेक कर रहा था कि वो मुझे मारता है कि नहीं है, और इसी चलते ये मर जाता है। और यहाँ पे अंधेरा होने के कारण मैं जैसे ही टॉर्च लगाता हूँ तो टॉर्च ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। गाइज मैंने आपको बोला था ना कि जो मून का सरफेस है ये बहुत ही ठंडा है, इसके लिए जो टॉर्च है लगते ही बुझ जा रही है। फिर मैं मून के सरफेस पे आता हूँ जहाँ पे मैं लंबी लंबी छलांगे मारता हूँ, अपने रॉकेट के आजू बाजू घूमता हूँ और थोड़ा दूर जाने पे ना मुझे एक बंकर मिलता है। और इस बंकर को ओपन करने के लिए ना गाइज यहाँ पे एक हैंडल लगा था जिसको मैं घुमाता हूँ तो इसका दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत डर लगना स्टार्ट हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई मॉन्स्टर होगा जो कि हमारा वेट कर रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई साइंटिस्ट हो। फिर मैं धीरे धीरे इस बंकर के अंदर जाता हूँ एंड अपने हाथ में स्वॉर्ड ले लेता हूँ ताकि कोई मुझ पे अगर हमला करे तो मैं उसे मार दूं। आगे जाने पर मुझे एक सीढ़ी मिलती है जिसका इस्तेमाल करके मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने पर मुझे पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था, बट तभी मेरे पास चले आते दो स्केलेटन। शायद ये लोग साइंटिस्ट थे, बट ये लोगों पर हमला किया रहेगा किसी ने और उसके चलते ये लोग ज़ॉम्बी और स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये लोग ने मेरी ऑलमोस्ट जान ले ली थी, बट मैं बच जाता हूँ। बचने के बाद मैं जैसे ही एक पोटैटो खाता हूँ तभी मेरी मुलाकात होती है इस स्केलेटन से, जिसको मारने पर वो और दूर जा रहा था और प्लस वो मुझे स्लोनेस के पॉइजन एरो भी मार रहा था। और यहाँ पर मेरी जान ऑलमोस्ट जाते जाते बचती है। तो ये जो बंकर था ना, इस बंकर के मैं एक रूम को चेक करता हूँ जिसके बैरल में मुझे एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और यहाँ पे सर्किट पड़ा हुआ मिलता है। इस सर्किट को बनाने में मुझे कितना टाइम गया और यहाँ पे ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्लस ये लूनार करके कुछ तो मुझे मिला। फिर मैं और एक रूम में जाकर बैरल को लूटता हूँ और यहाँ पे मैं 2-3 ज़ॉम्बी और स्केलेटन को और मारता हूँ। और तभी मैं एक ऐसे रूम में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे सामान ऐसे ही रखे हुए थे जिनको मुझे बनाने में काफी ज्यादा टाइम गए थे, बट यहाँ पे ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैं लग जाता हूँ इनको कलेक्ट करने में और एक एक करके सबको शल्कर बॉक्स में रखता हूँ। और यहाँ पर एक और रूम था जिसके अंदर पता नहीं ये ज़ॉम्बी है या साइंटिस्ट कुछ तो कर रहा था। ये मुझ पे हमला करता है तो मैं इसे मार देता हूँ एंड इसके बैरल के अंदर मुझे लिक्विड हाइड्रोजन मिलता है जो कि शायद हमें आगे चल के पता नहीं किसी काम आए। फ्री में मिल रहा था तो मैं उसे रख लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो डिब्बा बना हुआ है ये सब पता नहीं क्या है, बट मुझे बनाने में ज्यादा टाइम गया था, इसीलिए मैं इन सारे को कलेक्ट करने वाला हूँ। फिर मैं कुछ और रूम एक्सप्लोर करता हूँ, बैरल्स को लूटता हूँ एंड उस बंकर से बाहर निकल आता हूँ क्योंकि मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो काफी कम है एंड मुझे वापस से रॉकेट में बैठकर रिटर्न अर्थ को जाना है। बट उससे पहले जो मून के केव्स है ना, इनको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ पे मुझे काफी सारी आइस दिखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मून बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पर जितने भी पानी है ना वो आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर मैं थोड़े बहुत मून के स्टोन माइन कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे चल के मुझे टेस्टिंग में काम आएंगे। केव में और नीचे जाने पर मुझे डायमंड मिल जाता है, प्लस यहाँ पे एक और अजीब तरीके का जानवर दिखता है जो कि मुझे मार नहीं रहा था। वो जानवर मुझे मून के सरफेस पे फिर से मिलता है जिसको मैं सिर्फ टच कर रहा था और वो आसमान में जा रहा था। मैं टच कर रहा था और वो सीधा आसमान में उड़ के जा रहा था। पता नहीं इसको क्या करंट लगता है छूते ही। मून से जाने से पहले मैं यहाँ के मून सैंड्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ और अब टाइम आ चुका है मून को अलविदा बोलने का। मैं वापस से रॉकेट के अंदर बैठता हूँ। जो रिटर्न टिकट मुझे मिला था उसको मैं रॉकेट स्टेशन के अंदर लगाता हूँ और रॉकेट को स्टार्ट कर देता हूँ एंड देन मैं कंट्रोल भी स्टार्ट कर देता हूँ और हम लोग फिर से टेक ऑफ लेने वाले हैं मून से। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बाय मून। तो हमारी जो मून की एक्सप्लोरेशन थी ना वो काफी अच्छी तरीके से हो गई, सब कुछ बढ़िया हुआ। बस एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा जो डॉग है ना उसको मरना नहीं था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको मून पर लेके आऊं। तो गाइस एक आखिरी बार यहाँ से मून को देख लो क्योंकि थोड़ी ही देर में हम लोग वापस अर्थ पे जाने वाले
वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग वापस से अर्थ पे आ चुके हैं और आराम से लैंडिंग हो जा। परफेक्ट, हमारी लैंडिंग भी एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे मैं इलाइट्रा यूज कर सकता हूँ, तो मैं फटाक से इलाइट्रा लगाता हूँ एंड उड़ते हुए चला जाता हूँ बेड पर सोने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो आज है डे 100। वो रहा हमारा रॉकेट जिसकी मदद से हम लोग मून को एक्सप्लोर करके आए, और ये सारा सामान जो कि मुझे मून से मिला है, और ये हमारा वो स्पेस सूट जिसकी मदद से हम लोग मून पर गए थे। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मून की तरह ही और दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करूं, जैसे मार्स हो गया, वीनस हो गया और सारे प्लैनेट, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और पार्ट 2 लिख दो। जितने ज्यादा लोग पार्ट 2 लिखेंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, और तब हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग पूरी एक सिविलाइजेशन ही बनाएंगे दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर, बट उसके लिए आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाके पार्ट 2 लिखना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और फ्रेंड्स में शेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग फ्रेंड्स में जाके तुरंत शेयर करो इस वीडियो को। और बिना सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।